बेवकूफ़ मत बनिए। इन 5 चीज़ों का जरूर ध्यान दीजिए लैपटॉप खरीदने से पहले। इस वीडियो को पूरी रिसर्च करने के बाद बनाया गया है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें जिससे आप अपने लिए सही लैपटॉप ले पाएँ कम खर्चे पे। आपने कई सारी वीडियो यूट्यूब पे देखी होंगी। उन वीडियो में सबसे पहले ये बताते हैं कि आप लैपटॉप क्यों लेना चाहते हैं और आपको क्या करना है, जैसे कि नॉर्मल यूज़ के लिए, एडिटिंग ग्राफिक के काम के लिए या फिर गेमिंग के लिए। आप सभी ये चाहते हैं कि एक लैपटॉप में मेरे सारे काम हो जाएं और लैपटॉप बजट में भी हो। एक आपसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या ये लैपटॉप आपका पहला लैपटॉप है और आप सिर्फ सीखने और नॉर्मल यूज़ के लिए ले रहे हैं? तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप स्टार्टिंग रेंज Core i3 या फिर Ryzen 3 प्रोसेसर वाले लैपटॉप ले सकते हैं। और अगर आपका हाई क्वालिटी में गेमिंग और एनिमेशन का काम है तो आप i7 प्रोसेसर वाले लैपटॉप ले सकते हैं। अगर आपको ग्राफिक या फिर एडिटिंग, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, ऑटोकैड या वीडियो एडिटिंग या सिर्फ एनिमेशन करना चाहते हैं तो आप i5 ले सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी ग्राफिक्स से रिलेटेड काम होंगे, जैसे वीडियो एडिटिंग हो गया, फोटोशॉप हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, अगर आपका इसमें ज़्यादातर काम पड़ता है तो i5 आपके लिए बेस्ट रहेगा। और नॉर्मल जो आप काम करते हैं जैसे ब्राउजिंग वगैरह वो तो होंगी ही फास्ट, पर अगर ग्राफिक एनिमेशन से रिलेटेड काम है तो आप ज़रूर i5 लीजिए। अगर आप गेमिंग ही करना चाहते हैं तो अच्छी क्वालिटी में गेमिंग करना चाहते हैं तो फिर i7 पे जाइए। पर मैं आपको बता दूं i5 में भी आप गेमिंग, नॉर्मल गेमिंग कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि Core i3 में क्या ये सब नहीं होगा? क्या ये सारे सॉफ्टवेयर नहीं चल पाएंगे क्या? बिल्कुल भी जी, बिल्कुल चल सकते हैं, पर हैंग और स्लो काम होगा। अगर आपका काम एनिमेशन और ग्राफिक का है तो i5 लेना सही रहेगा। आपने सीखने के लिए लिया है i3 और उसमें आप ब्राउजिंग कर रहे हैं, इंटरनेट चला रहे हैं और एक्सेल बना रहे हैं, कोई नॉर्मल सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। अब आपका मन करता है कि मैं फोटोशॉप भी सीखूं, इलस्ट्रेटर सीखूं या कोई ग्राफिक का सॉफ्टवेयर सीखूं। जी बिल्कुल सीख सकते हैं, पर वो स्लो काम करेंगे और उसमें चलेंगे i3 में। पर अगर आपका ज़्यादा काम करना है, आपको जल्दी जल्दी काम करना है तो i5 आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसमें फास्ट प्रोसेसिंग होगी एज कंपैरिजन टू i3। जब आप कंप्यूटर लेने जाते हो सबसे पहले चीज़ यही पूछी जाती है दुकानदार की तरफ से कि आप कौन सा प्रोसेसर लोगे और कौन सी जनरेशन का लोगे। इस पॉइंट में मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा कि कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए और इन तीनों प्रोसेसर में क्या डिफरेंस है, i3, i5 और i7 में क्या डिफरेंस है। Core i3 में 2 कोर होते हैं और Core i5 में 4 कोर होते हैं और Core i7 में 4, 6, 8 कोर हो सकते हैं। तो कोर का मतलब ये है कि जो भी काम आएगा 2 कोर में बढ़ जाएगा प्रोसेसिंग के लिए। तो 2 कोर संभालेंगे Core i3 में और Core i5 में 4 कोर हैं, तो जो भी काम आएगा वो 4 कोर में बढ़ जाएगा। और Core i7 में समझ लीजिए कि 8 कोर हैं, ठीक है, तो 8 कोर में जो भी काम आएगा वो 8 कोर में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए Core i7 फास्ट है एज कंपैरिजन टू Core i3, Core i5, और Core i5 Core i3 से फास्ट है। अब बात कर लेते हैं कौन सी जनरेशन का लोग, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, लेटेस्ट जनरेशन का लेना चाहिए। जब भी लो आप कंप्यूटर Core i3 10 जनरेशन, 9 जनरेशन, जो भी हो लेटेस्ट जनरेशन का लेना चाहिए। पर ये जनरेशन होता क्या है? देखिए, जब भी न्यूली इम्प्लीमेंट होता है कुछ भी नया फीचर या कुछ भी उसमें न्यूली फंक्शन ऐड करे जाते हैं प्रोसेसर में, तो उसका एक जनरेशन निकाल देते हैं। अब इसमें क्या होता है, हर बढ़ती हुई जनरेशन के साथ प्रोसेसर का साइज छोटा होता जाता है और छोटे होने से पावर एफिशिएंट होता है, यानी कि कम पावर लगती है और परफॉर्मेंस भी हाई हो जाती है। 14 nm 10 nm तक के साइज वाले प्रोसेसर आ चुके हैं। जो भी सीरीज होती है, जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, जैसे आगे बढ़ते जाएगा तो प्रोसेसर का साइज भी छोटा होता चला जाता है और छोटा होता चला जाता है साइज, तो उसी कारण से वो कम पावर लेता है और हाई परफॉर्मेंस देता है। पर मैं आपको बताऊं, जब भी आप लो तो लेटेस्ट जनरेशन का लेना चाहिए, जिससे कि आपको स्पीड में भी काफी अंतर मिलेगा। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, जो कि है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो भी आप अपने लैपटॉप या पीसी में काम करते हो, जैसे ब्राउजिंग या कोई सॉफ्टवेयर चलाना, ये सब सबसे पहले रैम में लोड होते हैं। फिर रैम के बाद प्रोसेसर रैम से रीड राइट करता है। रैम में भी कई सारी सीरीज आती हैं, जैसे कि DDR1, DDR2, DDR3, DDR4। अभी लेटेस्ट में फिलहाल DDR4 चल रही है। लेटेस्ट सीरीज की रैम लेनी चाहिए क्योंकि स्पीड का अंतर होता है। अगर आपका पीसी स्लो चलता है तब आप सोचते होंगे कि रैम
कम है इसलिए। अगर आपका पीसी स्लो चलता है तब आप सोचते हो कि रैम कम है, इसे बढ़ाने से कंप्यूटर फास्ट चलेगा, पर ऐसा नहीं है क्योंकि रैम पे ही स्पीड डिपेंड नहीं होती बल्कि और भी कारण हो सकते हैं। जैसे रैम 8 GB है और प्रोसेसर कोर i3 है, तब रैम को 8 GB से 16 GB करके कोई फायदा नहीं है क्योंकि i3 वाला प्रोसेसर तो अपनी ही स्पीड से चलेगा। प्रोसेसर के हिसाब से ही रैम को लगवाना चाहिए कि वो कितनी रैम को यूटिलाइज कर पाएगा। अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो घर के स्पेस को हम रैम समझते हैं और घर के गेट को हम प्रोसेसर समझते हैं। एक घर में एक ही गेट है, उसके स्पेस को हम रैम समझते हैं, पर एट अ टाइम उस गेट से एक ही व्यक्ति निकल पाता है। हम सोच रहे हैं जो रैम है वो बढ़ा लेते हैं, यानी कि घर का स्पेस बढ़ा लेते हैं तो हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर फास्ट चलेगा। तो हमने समझ लीजिए कि घर का स्पेस तो बढ़ा लिया, पर निकलने का गेट एक ही है, वो अपनी स्पीड से ही काम करेगा, यानी कि प्रोसेसर एट अ टाइम पर व्यक्ति को एक गेट से निकालेगा। तो हमने स्पेस तो बढ़ा दिया पर स्पीड तो फिर भी इंक्रीज नहीं हुई क्योंकि गेट तो एक ही है वहां पे। अगर हमें स्पीड बढ़ानी है तो हमें प्रोसेसर के हिसाब से ही स्पेस लेना होता है, यानी कि रैम लेनी होती है, और यानी कि रैम बढ़ाने के बावजूद भी वो उसी स्पीड से काम करेगा जितनी स्पीड से, जैसे 8 GB वाली रैम के हिसाब से वर्क हो रहा था वही 16 GB वाली रैम के हिसाब से भी वर्क होगा, क्योंकि वो तो यूटिलाइज कर ही नहीं पाएगा। यानी कि अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो आपने वहां पर गेट बढ़ाने होंगे। तो गेट कैसे बढ़ा सकते हैं? आपको प्रोसेसर लेके, जैसे आपने i5 लिया, i7 लिया, तो उसमें गेट बढ़ गए, समझ लीजिए कि 4 गेट बढ़ गए, तो चाहे उस घर में एट अ टाइम 4 व्यक्ति निकल सकते हैं, यानी एट अ टाइम 4 प्रोसेस हो सकती हैं एक ही समय में। तो कंप्यूटर की स्पीड, लैपटॉप की स्पीड रैम पे ही डिपेंड नहीं होती। 8 GB की रैम है तो कोर i3 तक ठीक है, अगर i3 है, i3 प्रोसेसर है तो 4 से 8 तक ठीक है, रैम ठीक है, 4 से 8 तक होनी चाहिए। और अगर i5 है 8 से 16 GB तक रैम होनी चाहिए, अगर i7 है 16 से 32 तक रैम होनी चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, हार्ड डिस्क के बारे में। हार्ड डिस्क या सॉलिड स्टेट ड्राइव, हमारे पास 2 तरीके की हैं डेटा स्टोर करने के लिए। हार्ड डिस्क हो गई, एक सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गई। तो नॉर्मली कंप्यूटर में क्या होता है, हार्ड डिस्क होती है और नॉर्मली कंप्यूटर में आपको हार्ड डिस्क मिलेंगी और सॉलिड स्टेट ड्राइव कम ही कंप्यूटर में मिलेंगी, क्योंकि सॉलिड स्टेट ड्राइव काफ़ी महंगी होती हैं और इसकी स्पीड काफ़ी फास्ट होती है। अगर कंपेयर करें हार्ड डिस्क से कंपेयर करें तो काफ़ी फास्ट होती है, पर हार्ड डिस्क की स्पीड कम होती है। जो नॉर्मली कंप्यूटर में लगती है HSD, उनकी स्पीड काफ़ी कम होती है अगर कंपेयर करें SSD से। अब क्यों कम होती है? क्योंकि HSD के अंदर मैकेनिकल डेटा रीड और राइट होता है और वहीं SSD के अंदर चिप बेस्ड डेटा रीड और राइट होता है, इसलिए इसकी स्पीड काफ़ी फास्ट होती है अगर कंपेयर करें HSD से। पर नॉर्मली कंप्यूटर में आपको हार्ड डिस्क मिलेगी, पर मैं आपको सलाह दूंगा कि समझ लीजिए हार्ड डिस्क आपने कितनी भी रख ली, 1 TB रख ली या 520 GB रख ली, पर मैं आपको बताऊं, अगर समझ लीजिए आपने 1 TB की हार्ड डिस्क ली है, 256 GB SSD रखें, क्योंकि उस SSD में आप अपनी विंडो इंस्टॉल करें, इससे आपका कंप्यूटर काफी फास्ट हो सकता है। अगर हम अब चौथे पॉइंट की बात करें तो वो है हमारा डिस्प्ले से ही लैपटॉप का साइज निर्धारित होता है। अगर हम कितने इंच की स्क्रीन लेना चाहते हैं उसके हिसाब से ही लैपटॉप का साइज भी निर्धारित होगा, जैसे कि 11 इंच, 13 इंच, 15 इंच, 17 इंच। अगर आपका एडिटिंग या एनिमेशन का काम है तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी स्क्रीन लें। और अगर आपको पोर्टेबिलिटी चाहिए कि अगर आपको कहीं मतलब ट्रैवल करने का ही काम रहता है तो आप छोटे स्क्रीन का भी लैपटॉप ले सकते हैं। कई सारी स्क्रीन आती हैं जैसे कि हाई डेफिनेशन HD, फुल HD, अल्ट्रा HD। नॉर्मली कंप्यूटर में आपको HD और फुल HD मिलेगा, पर HD और फुल HD में ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 हज़ार रुपये का अंतर रहता है। और जो अल्ट्रा HD होता है ये प्रीमियम लैपटॉप में मिलेगा, काफ़ी महंगे लैपटॉप में आपको मिलेगा। अपने हिसाब से आप डिस्प्ले ले सकते हैं, HD लेना है, फुल HD लेना है, इनमें 3-4 हज़ार का अंतर होता है। और अल्ट्रा HD यानी कि 4K ये आपको प्रीमियम लैपटॉप में मिलेगा। अब बात करते हैं अपने 5वें पॉइंट के बारे में, जो कि है ग्राफिक कार्ड। देखिए यहाँ पर 2 तरीके के ग्राफिक कार्ड होते हैं, इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड और डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड। इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड क्या होते हैं? ये जो ग्राफिक कार्ड होते हैं ये मेमोरी से ही स्पेस लेते हैं, रैम से ही स्पेस लेते हैं। जैसे कि 2 GB का है मेमोरी कार्ड, तो 2 GB इंटीग्रेटेड 2 GB का मेमोरी कार्ड है तो आपकी रैम से 2 GB अपने लिए अलॉट कर लेगा, उसे रिजर्व कर लेगा, एज अ यूज करेगा। 2 GB आपकी रैम से एज अ 2 GB ग्राफिक कार्ड यूज कर लेगा, वो इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड हो गए।
इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड, अगर 2 GB का इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है तो आपकी रैम में 2 GB वो अलॉट कर लेगा ग्राफिक के लिए, ठीक है। पर डेडिकेटेड में ऐसा नहीं होता, उस पर खुद ही अपनी खुद की मेमोरी होती है, उसका लेना देना नहीं होता है रैम से, रैम की मेमोरी यूज नहीं करता है वो। डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड की खुद की ही मेमोरी होती है, चाहे 2 GB का हो चाहे जितनी GB का हो, पर वो अपनी ही मेमोरी का यूज करता है। और डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड काफी एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं, और महंगे लैपटॉप प्रीमियम लैपटॉप में मिलेंगे आपको। लैपटॉप लेने से पहले ये भी चेक कर लेना चाहिए कि उसमें सारे पोर्ट हैं भी कि नहीं है, जैसे कि HDMI पोर्ट, USB पोर्ट, Type-C पोर्ट। अगर आप नॉर्मल यूज़ के लिए लैपटॉप ले रहे हैं तो i7 लेना सही नहीं रहेगा, वो आपका मनी वेस्ट, पैसे वेस्ट रहेंगे। नॉर्मल यूज़ के लिए आप i3 भी ले सकते हैं, और अगर आपका एडिटिंग वगैरह का काम है और या ग्राफिक का काम है, एनिमेशन से रिलेटेड काम है, तो i5 पे जा सकते हैं। पर आपको अगर गेमिंग करनी है, हाई क्वालिटी में गेम खेलने हैं, तो आप i7 ले सकते हैं। पर अगर आपका नॉर्मल काम है और नॉर्मल गेमिंग वगैरह थोड़ा बहुत खेलना चाहते हैं तो i5, i3 आपके लिए बेस्ट रहेगा। आशा करता हूँ इस वीडियो को आपने अच्छे से पूरा देखा होगा। मुझे कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।